Hello everyone, my name is Kumkum Gautam and today we are going to discuss about the CAM plants। तो मैं आपको C3 प्लांट्स के बारे में बता चुकी हूँ, C4 प्लांट समझा चुकी हूँ। तो आज CAM प्लांट्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपका सारा जो प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। और C2 प्लांट भी आपको मैं बता चुकी हूँ, फूड रेस्पिरेशन वाला। उसके बाद में लास्ट में जो CAM प्लांट्स में हम C3 C4 और कैम प्लांट्स का क्या डिफरेंस होता है बेटा, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस लास्ट वाले पार्ट में। आपको पूरा का पूरा चीजें यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे कुछ, तो आपका पूरा जो प्लांट फिजियोलॉजी में जो भी इम्पोर्टेंट साइकिल चलते हैं वो सारी की सारी यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारी फ्री क्लासेस की, तो जिन बच्चों को नहीं पता है तो आपकी जो फ्री क्लासेस होती हैं सुबह 10 बजे होती है, जहाँ पे मैं आपकी गेट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है बेटा वो कंप्लीट करा रही हूँ। तो एक दिन तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट कराया जाता है और एक दिन तुम्हारे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाते हैं। ये वाला तुम्हारा कॉन्सेप्ट चल रहा है। और नॉर्मली ये जो क्लास होती है आपकी मंडे टू फ्राइडे होती है और ये 30 मिनट की तुम्हारी क्लास होती है जो बिल्कुल लाइव होती है। तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन करनी है वो कॉल कर सकते हैं। शाम को एक 4 बजे क्लास होती है जहाँ पे आपको रेगुलरली पढ़ाया जाता है, रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस होती हैं, जहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो CSI UGC नेट के लिए है वो यहाँ पे कंप्लीट कराया जाता है। तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके अनअकैडमी ऐप पे भी बहुत सारी फ्री क्लासेस होती हैं। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है। जिनके पास भी अनअकैडमी ऐप नहीं है तो आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आप जैसे इसको डाउनलोड करेंगे आपको प्ले स्टोर पे जाना है। सॉरी, डाउनलोड करने के बाद में आपको अनअकैडमी ऐप पे जाना है। कुमकुम गौतम सर्च करके पहली बात तो फॉलो कर लेना है। तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको और भी मेरी क्लासेस देखनी है वहाँ पे तो आपको, या फिर किसी और टीचर की भी अगर देखनी है, तो आपको उन टीचर की वीडियोस पे आपको वॉच वीडियो करना है। आप जैसे ही वॉच वीडियो करेंगे आपसे एक कोड पूछा जाएगा कि आपको अनलॉक करना है अगर स्पेशल क्लासेस को, जो बिल्कुल फ्री क्लासेस होती हैं। तो आपको यहाँ पे कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, KUM 10 कोड अप्लाई करना है। और कुमकुम 10 अप्लाई करते ही आपको जो बिल्कुल फ्री क्लासेस है बेटा उनकी एक्सेस आपको मिल जाती है। तो आपको कुमकुम गौतम या फिर कुमकुम 10 अप्लाई करना है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारे प्लस कोर्सेज की, तो प्लस कोर्सेज अगर किसी बच्चे ने ज्वाइन करने हैं, जो भी बच्चे आगे वाले CSIR UGC नेट जून 2021 के लिए जो प्रिपेयर करना चाहते हैं वो अभी से प्लस कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। उनका फायदा क्या होता है कि आपको यहाँ पे एक तो रेगुलरली पढ़ाया जाता है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाया जाएगा। आपको पूरा शेड्यूल जो है बेटा पहले ही दे दिया जाता है। उसके साथ साथ आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट यहाँ पे होते हैं, क्विजेस आपको होते हैं, कोर्सेज आपके बहुत सारे चल रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कुमकुम मैम का चल रहा है, आपके जितने भी टीचर्स और हैं, जो एजुकेटर्स हैं, जो CSI के लिए पढ़ाते हैं, आपको सबके कोर्सेज यहाँ पे मिल जाते हैं। आपको सबके यहाँ पे बैचेस भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं अंडर वन सब्सक्रिप्शन। एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको सारे टॉप एजुकेटर्स की यहाँ पे क्लासेस मिलती हैं। आपको सारी क्विजेस, मॉक टेस्ट, कोर्सेस, बैचेस, आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपको सिंपली कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है टू गेट 10% ऑफ। KUM 10 अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ और मिल जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं। आपको complete course for the CSI UGC NET June 2021 Life Sciences Batch 1 has been released, in which ज्योति मैम, आरती मैम, खुशबू मैम आपको पढ़ाने वाली है। तो ये जो बैच स्टार्ट होने वाला है बेटा 8 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। जिन बच्चों ने भी अगर ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं, KUM 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बिल्कुल 10% का ऑफ जो है बेटा देखने को मिलता है। तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। बेनिफिट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको मल्टीपल कोर्सेज मिलते हैं इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको मल्टीपल कोर्सेज मिलते हैं। तो मेरा नहीं, जितने भी एजुकेटर्स आपको सबके कोर्सेज मिलते हैं, सबके आपको बैचेस यहाँ पे मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, आपको सारे डाउट सेशन आपको मिलते हैं, PDF जो होती है बेटा नोट्स की प्रोवाइड कर दी जाती है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में तुम्हारा डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है देखने को मिलता है। आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाते हैं, आपको क्विजेस यहाँ पे कराए जाते हैं, होमवर्क क्वेश्चन दिए जाते हैं, फिर बाद में उनको डिस्कस किया जाता है। तो आपको सिंपली कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, KUM 10 कोड अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% का ऑफ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जिन बच्चों ने भी अगर कोर्सेज अप्लाई करने हैं तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं टू गेट 10% ऑफ। अब उसका प्रोसीजर क्या होता है कि आपको कैसे इसके लिए अप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, क्रैक CSI UGC नेट विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आपको यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करना है। देन आपको पूछा जाएगा कितने मंथ्स का प्लान लेना है। तो आप 12 या 24 मंथ्स वाला चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी पूरी प्रिपरेशन जो है बेटा यहाँ से हो जाती है।
तो जब 12 मंथ्स का लेते हैं तो अबाउट 11,550 आपको पे करना होता है। कितना आपको पे करना होता है? उसमें भी आप एक रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो। वो जो रेफरल कोड है बेटा वो है कुमकुम 10, KUM 10 रेफरल कोड यूज़ करना है, जिसके बाद आपको 10% का ऑफ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अबाउट 11,550 आपको पे करना था, लेकिन 10% ऑफ के बाद में आपको 10,395 पे करना होता है। तो कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ। तो पेमेंट करना होता है, पेमेंट आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, EMI हो गया है, यूपीआई हो गया है, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। आप जैसे चाहे वैसे पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑप्शन है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। आपको सिर्फ ये जो अमाउंट है बेटा वो इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। तो आपको 10,395 रुपीज पे करने थे, तो आप इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। आप 12 मंथ्स की EMI बनवा सकते हो। ठीक है, EMI बनवा सकते हो, जहाँ पे 866 रुपीज पर मंथ आपको पे करना होता है। आप ये भी कर सकते हो। अच्छा, जस्ट वेट फॉर मिनट। चलो, तो आप जैसे चाहे वैसे पेमेंट कर सकते हो। अगर अनअकैडमी पे आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस लेनी है तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री क्लासेस के लिए। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है उसके लिए भी आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हो, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने BC SIR UGC नेट के एजुकेटर्स हैं, आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम कैम्प साइकिल को, जिसे विच वी आल्सो कॉल्ड टेसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो अगर मैं कैम्प प्लांट्स की बात करती हूँ, कौन से प्लांट्स होते हैं, कैसे ये साइकिल चलती है, तो वो हम देख लेते हैं। इट इज अ कार्बन फिक्सेशन pathway that evolved in some plants as an adaptation to the arid condition। तो ऐसी कंडीशन जो एरिड कंडीशंस होती हैं, अगर नॉर्मली उस कंडीशन में अगर देखना है तो वहाँ पे सीधी साइकिल नहीं हो सकती है। वहाँ पे C4 प्लांट्स भी वहाँ पे प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते हैं। तो ये जो एरिड कंडीशंस थी बेटा, एक ऐसी कंडीशन जो बहुत ड्राई वाली कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन में क्या करना है तुम लोगों को, पानी भी बचाना है, सब चीज़ों को बचाना है। तुम्हें बिल्कुल भी तुम अगर थोड़ा सा भी इस टोमेटो को अपना ओपन कर दोगे, तुम्हारा सारा पानी वहाँ से चला जाएगा। तो सब चीज़ों को बचाने के लिए एक अडेप्टेशन की गई, जिसमें कैम्प प्लांट्स को बोला जाता है। वो क्या करते हैं, कार्बन का फिक्सेशन करते हैं एक अलग तरीके से। एक इवॉल्व प्लांट है जो बहुत ज़्यादा अडेप्टेड है एक एरिड कंडीशंस को लेके। ये क्या करते हैं, क्योंकि अगर स्टोमेटा दिन में तुम्हारा ओपन हो जाएगा, बहुत अगर दिन में ओपन हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर तुम्हारा लॉस्ट हो सकता है कि प्लांट वहाँ पे बचेगा ही नहीं। क्योंकि सारा डिहाइड्रेटेड अगर प्लांट हो जाएगा तो वो और कुछ काम कर ही नहीं पाएगा। अगर उसको काम करना है तो तुम्हारा हाइड्रेशन वाला कंडीशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, मतलब उसके पास पानी होना चाहिए प्रॉपर्ली। तो अगर कभी उसका स्टोमेटा को ओपन हो जाता है दिन में, अगर मानते हैं, अगर एक अज्यूम करते हैं, अगर कभी भी स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, जैसे ये माना मेरा स्टोमेटा ओपन हो गया है, बेटा सारा का सारी पानी जो होगा यहाँ से लॉस्ट हो जाएगा। अगर पानी यहाँ से लॉस्ट हो जाएगा, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन जो है प्लांट में देखने को मिलेगी। और अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो प्लांट क्या होगा, तुम्हारा विल्टिंग देखने को मिलेगा, और तुम्हारा प्लांट क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, उसकी जो लाइफ है वो तुम्हारी कम होती जाएगी। वैसे ही क्या होता है, इस पर्टिकुलर कंडीशन से बचने के लिए कैम्प प्लांट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए, विच वी कॉल क्रेसिलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो एक ऐसा कैम्प प्लांट होते हैं जो तुम्हारे दिन के टाइम में, जब ये बहुत चांसेस है कि डिहाइड्रेशन हो सकता है, वहाँ पर स्टोमेटा जो होते हैं बेटा उनको क्लोज रखा जाता है, शट रखा जाता है। तो जो स्टोमेटा होते हैं बेटा पूरी तरह यहाँ पे क्लोज रहते हैं, उनको बिल्कुल भी यहाँ पे ओपन नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर वो खुले खुले तो मतलब डिहाइड्रेशन हुआ, प्लांट विल्टिंग हो गई, प्लांट तुम्हारा वहाँ पे पूरा डेथ कर जाएगा। तो उस चीज़ से बचाने के लिए जब दिन के टाइम में जब बहुत सूरज होता है, जब प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा पानी जो है बाहर जा सकता है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बचने के लिए स्टोमेटा इन द लीव्स रिमेन शट ड्यूरिंग द डे। तो दिन के टाइम पे उनको बंद रखा जाता है, बंद रखा जाएगा। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब उनको कार्बन डाइऑक्साइड का तो फिक्सेशन करना है। अगर वो दिन में बंद रहेंगे, ठीक है, दिन में बंद रहेंगे, तो उन्हें ओपन तो होना पड़ेगा। बिना ओपनिंग के तो तुम्हारा क्या, वो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन नहीं होगा। उसको फिर खाना नहीं मिलेगा। अगर खाना नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे फिर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, तुम्हारा कुछ भी बॉडी में चीजें नहीं पहुंच पाएंगी, तो प्लांट वैसे ही मर जाने वाला है। तो इस चीज से बचने के लिए क्या होता है कि तुम्हारा रात में तो स्टोमेटा जो होगा तुम्हारा ओपन हो जाएगा। रात में स्टोमेटा जो होगा, जब नाइट वाला टाइम होगा, तब स्टोमेटा ओपन होगा। लेकिन डे वाले टाइम में जब एक पूरी चांसेस है कि डिहाइड्रेशन हो सकता है, उस पर्टिकुलर टाइम में जो स्टोमेटा होते हैं बेटा वो क्लोज रहते हैं। तो ये एक अडेप्टेशन है जो देखने को मिलती है जब हम कैम्प प्लांट्स की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रहना चाहिए।
तो open at night to collect the carbon dioxide and allow it to diffuse into the mesophyll cells. तो बेसिकली क्योंकि CO2 का फिक्सेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर CO2 का फिक्सेशन नहीं होगा तो फूड विल नॉट फॉर्म, अगर फूड नहीं होगा एंड देन तुम्हारे प्लांट्स को कहाँ से एनर्जी मिलने वाली है, सो दे रिक्वायर्ड एनर्जी, दे रिक्वायर्ड फूड, तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करना इज मस्ट। तो क्या होता है, ये नाइट में इनको ओपन किया जाता है लेकिन दिन में ये पूरी तरह यहाँ पे क्लोज रहते हैं। तो ये जो अडेप्टेशन है बेटा ये याद में रखनी है। जब हम कैंप प्लांट्स की बात करते हैं तो ये अडेप्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। The mechanism of the arid metabolism was first discovered in the plants of family Crassulaceae। तो जो Crassulaceae फैमिली थी उसमें ये डिस्कवर किया गया, इसलिए Crassulacean एसिड मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। इस पर्टिकुलर फिर पाथवे को तुम्हारा कैम्प पाथवे बोल दिया गया, कैम्प प्लांट्स बोल दिया गया, जो पहले देखा गया था Crassulaceae में, तो इसलिए इसको कैम्प प्लांट्स यहाँ पे बोला जाता है। Now, CAM is an adaptation for the increased efficiency in the use of the water and so is typically found in the plant growing in the arid condition। तो ऑब्वियसली एक पानी बचाने का तरीका है, क्योंकि अगर वो दिन में ओपन हो जाएंगे तो पानी से क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, प्लांट वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो उस पर्टिकुलर पोजीशन को उस पर्टिकुलर पानी को बचाने के लिए, उस वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को बचाने के लिए व्हाट दे नीड टू डू इज दे यूज टू शट द स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे टाइम व्हाइल दे आर ओपनिंग एट द नाइट। तो क्यों, क्योंकि अगर दिन में ओपन हो जाता तो हमारा वाटर वहां से चला जाता। तो एक ऐसी एफिशिएंसी यूज करते हैं, एक इतना प्रॉपर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एक प्रॉपर एक ऐसा मेटाबॉलिज्म और एक ऐसा यू नो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे तुम्हारी वाटर को यूज करने की जो एफिशिएंसी है बेटा बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो जब एरिड कंडीशन की बात करेंगे तभी देखने को मिलेगा, तो इस चीज को भी याद में रखना है ना। एग्जाम्पल तुमसे बहुत बार पूछे जाते हैं और एग्जाम्पल ऐसे नहीं पूछे जाते कि सिंपली तुमसे एग्जाम्पल पूछ लिया है, तुमसे बोला जाएगा एक क्रेसुला प्लांट था या फिर कैलेंचोए प्लांट था तुम्हारा, और उसमें क्या हुआ है, या फिर कैक्टस एक प्लांट था तो क्या हुआ कि उसमें एक ऐसा क्या अडेप्टेशन है जो तुम्हें देखने को मिलता है। तो पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए, जब हम कैक्टस की बात करते हैं या फिर हम कैलेंचो की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये तुम्हारे कैंप प्लांट से बिलोंग करते हैं, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो सीडम हो गया है, कैक्टाई हो गया है, यूफॉर्बियंस हो गए ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। यूफॉर्बियंस हो गए हैं, अगेव हो गया है तुम्हारा, वेनिला हुआ है, पाइनएप्पल हुआ है, ये सारे के सारे तुम्हारे कैंप प्लांट से बिलोंग करते हैं। तो ये एग्जाम्पल सारे याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में ये नॉर्मली एग्जाम्पल को लेके तुमसे पूछा जाता है क्या एडेप्टेशन है इनकी, किस चीज में एफिशिएंसी दिखाते हैं। तो वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया, वाटर का कंजर्वेशन हो गया, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इनकी होती है। Now, the CAM mechanism enables a plant to improve the water use efficiency. This sunken stomata conditions form the leaves of the succulent succulent, ठीक है, succulent xerophytes hot desert plants facing high temperature condition। तो ऑब्वियसली देखो, अगर ये तुम्हारा एक ये तुम्हारा लीव्स हो गया है, ठीक है, अगर स्टोमेटा बिल्कुल ओपन वाले एरिया में होगा, अगर तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पे बिल्कुल ओपन है ये बिल्कुल, अगर उस पे होगा तो वहां पे ज्यादा चांसेस होंगे वाटर के लॉस्ट होने के लिए, हो सकता है इवेपोरेट होने लग जाए, वाटर ट्रांसपिरेशन ज्यादा होने लग जाए। इसलिए जो स्टोमेटा होते हैं बेटा संकन होते हैं, थोड़े छुपे छुपे रहेंगे, बिल्कुल से छुपे छुपे रहते हैं, और इन पर्टिकुलर चीजों को बोला जाता है सेक्यूलेंट सेक्यूलेंट जीरोफाइट। जीरोफाइट का मतलब क्या होता है बेटा, कि ऐसी कंडीशन जो एक ड्राई वाली कंडीशन, एक एरिड वाली कंडीशन, एक हॉट डेजर्ट वाली कंडीशन है, हॉट डेजर्ट वाली प्लांट्स वाली कंडीशन है, तो इनको सेक्युलेंट प्लांट्स भी बोला जाता है, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को फेस करते हैं। तो इसलिए संकन स्टोमेटा होगा, सेक्युलेंट जीरोफाइट्स इनको बोला जाएगा। ये वाटर को बहुत अच्छे से यूज करते हैं, जो स्टोमेटा होंगे छुपा के रखेंगे, रात में ओपन होंगे, दिन में बंद रहेंगे। तो ये सारी क्या होती है, इनकी अडेप्टेशन होती है। अब क्या होता है, पहले देखना स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन, जब हम रात की बात करते हैं, पहले हम दिन की बात कर लेते हैं, हम बाद में उसकी बात करेंगे क्लोज और ड्यूरिंग द डे। पहले डे की बात कर लेते हैं, फिर रात की बात करेंगे, क्योंकि तब तुम्हें समझ में आ जाएंगी चीजें। स्टोमेटा जो होता है वो क्लोज होता है ड्यूरिंग द डे। दिन के टाइम पे क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज होता है, प्रॉपरली क्लोज रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको अगर वो ओपन हो जाएगा तो हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर देखेंगे यहाँ पे, जब क्लोज स्टोमेटा होता है मतलब स्टोमेटा बंद है बेटा, ये इंस्ट्रूमेंट बंद है, कुछ भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। इस पर्टिकुलर कंडीशन को बोला जाता है डी एसिडिफिकेशन, क्योंकि CO2 यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को बोला जाता है डी एसिडिफिकेशन। इस चीज को याद में रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब जब स्टोमेटा क्लोज होता है तो इस कंडीशन को डी एसिडिफिकेशन बोला जाएगा। तो कोई भी CO2 यहाँ पे नहीं आएगा, कोई भी CO2 नहीं आएगा। तो जो तुम्हारे स्टोर वाले जो मेलेट होता है, जो स्टोर तुम्हारे वैक्यूल में फॉर्म हो जाता है,
अभी कैसे फॉर्म होगा हम पहले देखेंगे। पहले मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रही हूँ कि दिन के टाइम में स्टोमेटा जो है पूरी तरह क्लोज है, कोई भी CO2 का यहाँ पे एडिशन नहीं देखने को मिलता है, कोई भी एडिशन यहाँ पे CO2 का देखने को नहीं मिलता है। अब जो तुम्हारा मेलिक एसिड जो होता है वैक्यूल में स्टोर जो होता है बेटा, वैक्यूल में जो स्टोर होगा, अभी कैसे स्टोर होगा वो मैं आगे बताऊंगी। तो यहाँ से जो मेलिट है बेटा वो रिलीज हो जाता है, मेलिट रिलीज हो जाता है। उसके बाद बहुत सारी एंजाइम यहाँ पे काम करती है विच वी कॉल NADP मेलिक एंजाइम। अब NADP याद रखना है क्योंकि कभी NADP तुम भूले तो प्रॉब्लम हो जाएगी। NADP मेलिक एंजाइम यहाँ पे काम करता है। जब तुम्हारे NADP मेलिक एंजाइम काम करता है, लेकिन तुम्हें पता होगा जब मैं तुम्हें C4 साइकिल पढ़ाया था, जब मैं तुम्हें C4 साइकिल पढ़ाया था तब मैंने तुम्हें समझाया भी था कि जो मेलिट होता है बेटा, अगर वहाँ पे NADP मेलिक एंजाइम काम करता है तो दो चीजें रिलीज होती हैं, एक पायरुवेट का फॉर्मेशन होता था और एक तुम्हारा CO2 का निकलना होता था। मतलब यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन वाला कंडीशन देखने को मिलता है। तो जो CO2 है बेटा वो यहाँ से रिलीज हो जाती है। अब अगर CO2 रिलीज हो जाएगी तो CO2 कहाँ पे होगी, क्लोरोप्लास्ट में होगी ऑब्वियसली। और क्लोरोप्लास्ट में होती है तो तुम्हारा C3 साइकिल यहाँ पे अकर हो जाती है, C3 साइकिल अकर हो जाएगी और पायरुवेट जो होगा बाद में स्टार्च का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देगा। तो तुम्हारा खाना बन रहा है तो कोई भी इश्यू नहीं है। तो जब तुम्हारा दिन चल रहा होता है तभी काम हो रहा होता है। नाइट के टाइम में काम, नाइट के टाइम पे क्या होता है, क्योंकि नाइट के टाइम पे जो स्टोमेटा होता है बेटा ओपन होता है। अब ओपन होता है मतलब दिन में तुमने तो खाना, क्योंकि तुमने जो स्टोर रखा हुआ था उसे बना लिया है। अब तुम्हें CO2 को फिक्स भी तो करना पड़ेगा ना, CO2 को लेके आना पड़ेगा। अगर CO2 को नहीं लेके आओगे, मेलिक एंजाइम में कन्वर्ट करके नहीं रखोगे तो फिर कैसे चलेगा। तो यहाँ पे CO2 का फिक्सेशन होता है जब हम नाइट की बात करते हैं। जब हम रात की बात करेंगे तो नाइट में क्या होगा, स्टोमेटा ओपन रहता है। क्योंकि CO2 का फिक्सेशन होना है तो मतलब लीफ जो होगा एसिडिफिकेशन वाले कंडीशन को शो करेगी, क्योंकि CO2 वहाँ पे प्रेजेंट होगा। जबकि जहाँ पे स्टोमेटा क्लोज होता है ड्यूरिंग द डे, वहाँ पे डी एसिडिफिकेशन वाली कंडीशन देखने को मिलती है। ये तुम्हारा स्टोमेटा ओपन हो गया बेटा, गार्ड सेल ओपन हो गए हैं। CO2 अंदर आएगा, एटमॉस्फेरिक CO2 जो होता है अंदर आता है, अंदर आया, रात का टाइम है, अंदर आ गया है। अब तुम्हारे पास पानी भी होगा बेटा, CO2 भी होगा, पानी भी है और वो CO2 भी आ चुका है। जब पानी और CO2 दोनों मिलते हैं दिल फॉर्म बाइकार्बोनेट SiO3 नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा। तुम्हें भी पता है जब मैंने C4 साइकिल पढ़ाया था तो मैंने बताया था तुम लोगों को कि जो तुम्हारा कार्बन का फिक्सेशन होता है वो पेप एंजाइम के थ्रू होता है। और पेप एंजाइम जो होता है SiO3 नेगेटिव के साथ में कंबाइंड होता है विद द हेल्प ऑफ पेपकेस एंजाइम। ठीक है, फॉस्फोइनोइल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है, पेप फॉस्फोइनोइल पाइरुवेट एंड द बाइकार्बोनेट आयन विल कंबाइन टुगेदर। नाउ ये पेप पेप आ कहाँ से रहा है, पेप कहाँ से आ रहा है, तुम्हारा जो तुम्हारा स्टार्च बेटा जो बना था ठीक है, जो स्टार्च बना था वहां से ट्राइस फॉस्फेट बनेगा और फाइनली वो फॉस्फोइनोइल पाइरुवेट का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देता है। फॉस्फोइनोइल पाइरुवेट और बाइकार्बोनेट साथ में आएंगे and they form in the help of with the help of the enzyme phosphoenol pyruvate carboxylase enzyme they form a oxaloacetate। इसका फॉर्मेशन होता है बेटा जो तुम्हारा 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। क्योंकि जो तुम्हारा पेप था बेटा 3 कार्बन कंपाउंड था, 3 कार्बन कंपाउंड था। SiO3 ने क्या करा, एक CO2 को दे दिया, मतलब एक तुम्हारे कार्बन कंडीशन को और ऐड कर दिया है। जब इसलिए जो बाइकार्बोनेट होता है जो एक कार्बन का होता है, जो पेप होता है 3 कार्बन का होता है, व्हेन दे कंबाइन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दे फॉर्म अ 4 कार्बन कंपाउंड व्हिच वी कॉल ऑक्सलोएसिटेट। इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। बिल्कुल C4 वाली साइकिल है, कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। अब ऑक्सलोएसिटेट का जैसे ही फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे एक एंजाइम काम करती है Na पॉजिटिव मेलिक डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या होता है, तुम्हारा NADH H पॉजिटिव को यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे NADH जो होता है बेटा NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे कन्वर्ट होता है तुम्हारा मेलिट का फॉर्मेशन हो जाता है। और मेलिट जो होता है, जो वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे प्लांट में, तो बहुत सारे वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं तो वैक्यूल में जाके मेलिट फिर स्टोर हो जाता है। ये स्टोर हो गया है तो ये कंडीशन होती है स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द नाइट। तो CO2 आएगा, H2 ऑलरेडी प्रेजेंट हुआ, बाइकार्बोनेट आयन बनाया जाएगा, तुम्हारे स्टार्च से तुम्हारा फॉस्फोरिल पाइरुवेट आएगा, व्हेन दिस बाइकार्बोनेट एंड पेप विल कंबाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेपकेस phosphoenol pyruvate carboxylase। उसके बाद will form a 4 carbon compound which we call oxaloacetate। Now this oxaloacetate will undergo for dehydrogenation reaction and form a malate in the presence of NAD malic dehydrogenase enzyme। Now this malate will store into a vacuole। कब होगा, जब स्टोमेटा ओपन होता है ड्यूरिंग द नाइट। अब क्या हो गया, एसिडिफिकेशन वाली कंडीशन होती है। अब बिल्कुल देखो इसको समझो तो यहाँ से पूरा समझ में आ जाएगा।
अब क्या हुआ था कि मैंने तो मैलिक एसिड को यहाँ पे स्टोर करा था। अब यहाँ पे तो क्लोज हो गया है स्टोमेटा। नाउ दिस मैलिक एसिड विल कम आउट फ्रॉम द वैक्यूल एंड दिस मैलिट will undergo for change in which the NAD positive malic enzyme will work over it and it will reduce and it will form a pyruvate and the CO2. Now this pyruvate and the CO2 will release into a chloroplast and the CO2 will fixed out with the help of the C3 cycle और जो पाइरुवेट होगा will convert in the starch फॉर द फर्दर साइकिल। क्योंकि अगर स्टार्च होगा तुम्हारा, फिर से क्या होगा, ये जो स्टार्च होगा बेटा तुम्हारा क्या करेगा, ट्रायोस फॉस्फेट बनाएगा और बाद में तुम्हारा क्या बनाएगा, पैप बना देगा। फिर से तुम्हारा CO2 प्लस H2 मिलके SCO3 नेगेटिव लेके आएंगे। पैप और SCO3 नेगेटिव क्या करेंगे, तुम्हारा ऑक्सिलेसिटेट बनाएंगे, मेलिट बनेगा। मेलिट कहाँ होगा, वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा। फिर से ये साइकिल चलेगी। तो स्टार्च का इसलिए यहाँ पे फॉर्म करके रख दिया जाता है जब हम बात करते हैं दिन की। आया समझ में? आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार हम थ्योरी पढ़ लेते तुम्हारा थ्योरी से समझ में आ जाएगा। देखो, ड्यूरिंग द नाइट क्या होता है, कैम प्लांट्स टिपिकली हैव द मेसोफिल्म एनाटॉमी विद प्राइमरीली स्पॉन्जी पेरेन्काइमा सेल with a large central vacuole which has ability to store the increasing accumulation of the malic acid during the nocturnal period. नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात वाला पीरियड जो होता है बेटा। तो कैम प्लांट्स में एक ऐसी एक अगर इनका वो देखा जाए, एनाटॉमी देखा जाए, तो मेसोफिल सेल्स पाई जाती हैं। ऑब्वियसली C3 साइकिल चल रही है तो मेसोफिल सेल्स पाई जाएंगी वहाँ पे। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, C4 प्लांट की तरह इनमें काम करता है और तुम्हारा एक्यूमुलेशन होता रहता है मैलिक एसिड का इन ड्यूरिंग द नॉक्टर्नल पीरियड। ओके, अब स्टोमेटा जो होते हैं ओपन होते हैं नाइट में। इसमें क्या होता है अभी बता चुकी हूँ। इन द साइटोप्लाज्म ऑफ दो सेल्स the CO2 molecule encounter the hydroxyl ion which we come from which are coming from the water molecule. So OH negative ion combine with the CO2 molecule in the form of SCO3 negative, तुम्हारा बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। Now the PEP carboxylase enzyme, PEPcase enzyme से बोला जाता है, PEP carboxylase enzyme will catalyze the following reaction and add the CO2 into the phosphoenol pyruvate. तो पैप और CO2 वहाँ पे मिल जाएंगे, एक फिक्सेशन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर 4 कार्बन कंपाउंड बनता है which we call oxaloacetate. Then it receive an electron from the NADH and becomes a molecule of malate, क्योंकि वहाँ पे NADH malate dehydrogenase enzyme काम करती है और malate का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये देखने को मिल गया है। अब malate का फॉर्मेशन जब हो जाता है, the reaction is catalyzed by the enzyme malate dehydrogenase. इसको भी याद में रखना है। तो ये तुम्हारा malate का यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है, तो मैलेट वहाँ पे स्टोर हो जाता है। ड्यूरिंग द डे क्या होता है, ड्यूरिंग द डे बिल्कुल उल्टा होने लग जाएगा। जो मैलेट तुमने स्टोर किया था वैक्यूल में वो वहाँ से रिलीज होगा। देन द मैलेट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द डे where it can combine with the ATP and NADPH created by the sun energy. तो जो ATP होता है या फिर NADPH होता है, सन की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो इसके थ्रू क्या करेगा तुम्हारा, this allow the plant to conserve their water by closing their stomata during the hot day times. तो स्टोमेटा तो ऑब्वियसली क्लोज है, यहाँ पे कभी भी ओपन नहीं होगा क्योंकि हॉट टाइम होते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो तुम्हारा पानी जो होता है बहुत लूज हो सकता है। तो यहाँ से बचाने के लिए क्या होता है, द स्टोर्ड मैलेट इज ट्रांसपोर्टेड टू द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जाएंगे, वहाँ पे क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन वाला एंजाइम वहाँ पे काम करता है जिसे हम बोलते हैं एनएडीपी मैलिक एंजाइम। तो ये क्या करता है, डी कार्बोक्सिलेशन कर देता है। ये क्या कन्वर्ट करेगा, तुम्हारे मैलिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा CO2 में और पाइरुवेट में, दोनों में कन्वर्ट कर देगा। नाउ ये जो रिलीज CO2 का बेटा वो फिक्स हो जाएगा बाय द केल्विन साइकिल। जो C3 साइकिल होता है CO2 को फिक्स कर लेगा और जो NADPH है बेटा वो यूज्ड हो जाएगा फॉर कन्वर्टिंग द डीकार्बोक्सिलेट ट्राइफॉस्फेट प्रोडक्ट टू स्टार्च, क्योंकि स्टार्च चाहिए होगा बाद में तुम्हारा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनाने के लिए। तो ये जो चीजें बेटा आपस में मेंटेन की जाती हैं, क्यों स्टार्च को पहले बना लिया जाएगा फिर वहां पे रिलीज किया जाएगा। कैसे ड्यूरिंग द डे क्या होता है, ड्यूरिंग द नाइट क्या होता है, आई होप आप समझ में आ गया होगा। तो एक बार दोनों को एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। मैं अपने आप को हाइड कर रही हूँ। तो ड्यूरिंग द नाइट क्या होता है, ड्यूरिंग द नाइट, ये नाइट वाला टाइम है बेटा। ये तुम्हारा डी वाला टाइम है जहाँ पे डी एसिडिफिकेशन देखने को मिलेगा। रात में क्या होता है, CO2 यहाँ पे आएगा, तुम्हारा CO2 का फिक्सेशन होगा, लीव का एसिडिफिकेशन होता है, टोमेटा ओपन होगा, H2S CO2 यहाँ पे मिलेंगे, दे फॉर्म SCO3 नेगेटिव आयन, बाइकार्बोनेट आयन बनेगा। अब जो तुमने स्टार्च को स्टोर करके रखा हुआ था वो क्या होगा, टूटना स्टार्ट होगा, ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा, वहां से फॉस्फोइनोइल पाइरुवेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी जैसे फॉस्फोइनोइल पाइरुवेट बनेगा और SU3 यहाँ पे कंबाइन होगा, with the help of phosphoenol pyruvate carboxylase enzyme, it will convert into the 4 carbon compound oxaloacetate. Now the enzyme will work over this is NAD positive malic dehydrogenase, in which the NADH will convert into the NAD positive
इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो मेलेट होगा बेटा, वो मेलेट का फॉर्मेशन होगा और मेलेट तुम्हारा वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाता है। ये कब हो रहा है? नाइट के टाइम पे हो रहा है। अब दिन के टाइम पे क्या होता है? डीएसिडिफिकेशन होगा, मतलब स्टोमेटा यहाँ पे क्लोज रहने वाला है, यहाँ पे कोई भी CO2 एडिशन नहीं होगा। अब क्या होगा? जो तुमने मेलेट को यहाँ पे स्टोर करके रखा था वो यहाँ से निकलेगा, निकला यहाँ से। निकलने के बाद एक एंजाइम काम करती है विच वी कॉल NADP मेलिक एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम काम करती है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में काम करेगी। अब NADP मेलिक एंजाइम क्या करती है? तुम्हारे CO2 को यहाँ पे रिमूव कर देती है और तुम्हारे पाइरुवेट को यहाँ पे निकाल देती है। दो चीजें यहाँ से निकलती हैं। जो CO2 होगा बेटा वो C3 साइकिल में चला जाएगा, केल्विन साइकिल में चला जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? CO2 का फिक्सेशन हो जाएगा। ओके, और उसके बाद में पाइरुवेट जो होगा तुम्हारा स्टार्च का फॉर्मेशन करेगा, जो बाद में स्टोर होके रह जाएगा और बाद में फिर वो स्टार्च जो होता है पेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों जो साइकिल है बेटा साइमल्टेनियस चलती रहती है दिन और रात में। तो ये जो होते हैं तुम्हारे केम प्लांट्स होते हैं, नाम याद रखने हैं, कैक्टाई और अगेव। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों, तो तुम्हें पता ही होने चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब जो हम देखने वाले हैं, डिफरेंस देखने वाले हैं इनका, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर डिफरेंस पता होगा तो तुम अच्छे से इस चीज को कर पाओगे, वरना तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो आज हम करेंगे, तुम्हारा C3 में क्या डिफरेंस होता है, C4 में क्या डिफरेंस होता है और तुम्हारे कैम में क्या डिफरेंस होता है, वो हम सब देखने वाले हैं। और C2 जो है मैं तुम्हें करा चुकी हूँ, फोटो रेस्पिरेशन वाला। ठीक है, तो वो भी एक बार तुम यहाँ पे देख लेना। पहला आता है तुम्हारा प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। जब हम सीपी साइकिल की बात करते हैं बेटा, तुम्हें पता होगा जब सीपी साइकिल की बात करते हैं तुम्हारे 3 स्टेप में हो जाती है तुम्हारी। और सीपी साइकिल में जो एंजाइम रिक्वायर्ड होती है बेटा, वो कौन सी होती है? रुबिस्को होती है। तुम्हें पता है रुबिस्को का क्या रोल होता है? मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, मतलब दिखेगा ना तुम लोगों को। हाँ, देखो, आरयूबीपी जो होता है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो होता है, एक प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है जो CO2 को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जो CO2 एक्सेप्ट करता है। और तुम्हें भी पता है कि इसके पास सेम एफिनिटी होती है ऑक्सीजन को बाइंड करने की, सेम इसके साथ एफिनिटी होती है। लेकिन एनवायरनमेंट में नॉर्मली क्या होता है, वो CO2 से बाइंड करता है जब तक उसको ऐसी कोई ऑल्टरनेटिव कंडीशंस नहीं मिलती है। ठीक है, जब तक टेम्परेचर हाई नहीं होगा और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होगी, तब तक तुम्हारा CO2 से ही बाइंड करेगा और तुम्हारा क्या बनाएगा, यहाँ पे C3 साइकिल को करवाएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन जहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाता है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन 50 ppm से कम हो जाती है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में C2 साइकिल हो जाती है, विच वी कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन, जो एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है। अगर CO2 से बाइंड करता है RUBP, तो तुम्हारा C3 साइकिल जो होगा बेटा यहाँ पे हो जाएगा। तो जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है वो C3 साइकिल में वो कौन होता है? RUBP होता है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट यहाँ पे होने वाला है। तो इस चीज को याद में रखना है, पूरा रिवीजन यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन अगर हम C4 की बात करते हैं, तो अभी बता चुकी हूँ कि जो CO2 होता है तुम्हारे H2 के साथ में कंबाइन होता है एंड देन फॉर्म SCO3 नेगेटिव एंड देन पेप विल कंबाइन, सेम केम की तरह होता है। सेम जो अभी मैंने तुम्हें समझाया वैसे ही C4 में होता है। वहाँ पे फॉस्फोइनोइल पाइरुवेट जो होता है उस पर्टिकुलर CO2 के साथ बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद में ऑक्सैलो एसीटेट का फॉर्मेशन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट का फॉर्मेशन किया जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका फॉर्मेशन होगा, उसके बाद मेलेट का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो C4 प्लांट में सिंपल सेम कंडीशन होती है जो तुम्हारी देखने को मिलती है, जो मैंने अभी तुम्हें समझाया था। अब जब हम केम में आते हैं तो सेम यही वाली कंडीशन होती है, जहाँ पे फॉस्फोइनोइल पाइरुवेट, इसको क्या बोला जाता है बेटा? फॉस्फोइनोइल, फॉस्फो इनॉइल पाइरुवेट इसको बोला जाता है। ये फॉस्फोइनोइल पाइरुवेट बोला जाएगा। इसको ध्यान में रखना है, ये प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है। ठीक है, एंजाइम की बात नहीं करी है, सिर्फ एक्सेप्टर की बात करी है मैंने यहाँ पे। एक बार इसको डिलीट कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब देखो, अब आते हैं मेन एंजाइम कौन सी है। मेन एंजाइम कौन सी है? जब हम C3 ब्रांच की बात करते हैं, यहाँ पे जो मेन एंजाइम बेटा वो कौन है? रुबिस्को है। तो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, मतलब जो रुबिस्को एंजाइम होती है बेटा, इसके पास एफिनिटी होती है, वो CO2 से भी बाइंड कर सकता है और O2 से भी बाइंड कर सकता है। तो ये बता चुके हैं कौन सी वाली कंडीशन में O2 से बाइंड करेगा, तो तुम्हारा C2 फोटो रेस्पिरेशन वाला प्रोडक्ट चलाएगा। अगर CO2 से बाइंड करता है तो तुम्हारा C3 साइकिल यहाँ पे चलेगा। तो रुबिस्को में जो होती है कार्बोक्सिलेज वाली, अगर तुम्हारा एक्टिविटी होती है तो C3 साइकिल चलेगी। अगर ऑक्सीजनेज वाली होती है तो तुम्हारा C2 साइकिल का यहाँ फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो C3 जो साइकिल होती है उसमें एंजाइम जो काम आती है वो रुबिस्को आती है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। जब हम C4 प्लांट की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सी आती है? पेप्को एंजाइम आती है, मतलब फॉस्फोइनोइल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज जिसे बोला जाता है।
तो तुम पेप्को बोल सकते हो या फिर पेपकेस बोल सकते हो, क्योंकि ये दोनों सेम ही चीज है। तो कार्बोक्सिलिक जो काम आएगी, जो तुम्हारे पेप को CO2 के साथ फिक्स कराते हैं एंड विल कन्वर्ट इनटू द ऑक्सैलो एसीटेट में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये C4 प्लांट में देखने को मिलता है, सेम तुम्हारे कैम प्लांट्स में देखने को मिलेगा। पेपको और पेपकेस यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंटली सेम काम ही करती है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, दोनों स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। नाउ द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, अगर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो C3 में जो बनता है तुम्हारा PGA बनता है बेटा, ग्लिसराइडेट बनेगा, फॉस्फोग्लिसराइडेट बनेगा। तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेबल तुम्हारा प्रोडक्ट होता है जो किसके बाद बनता है, जब तुम्हारा CO2, ठीक है, RUBP से बाइंड करता है, RUBP से बाइंड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम, तब क्या बनता है तुम्हारा PGA का फॉर्मेशन होता है, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है देखने को मिलता है। अगर मैं C3 साइकिल की बात करती हूँ तो अब अगर बात कही जाती है C4 साइकिल की, तो बता चुकी हूँ, जब तुम्हारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट व्हेन कंबाइंड विद द CO2 एंड फॉर्म अ ऑक्सोएसिटेट व्हिच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, ये 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। और ये कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसलिए इसको C3 साइकिल बोला जाता है, क्योंकि ऑक्सोएसिटेट जो बनता है बेटा 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, C4 साइकिल बोला जाता है। अब तुम्हें भी पता है जब केम प्लांट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भी ऑक्सोएसिटेट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि तुम्हारे जो पेप एंजाइम है वो CO2 को फिक्स करती है इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्को एंजाइम, ठीक है, और तुम्हारा ऑक्सोएसिटेट का फॉर्मेशन होगा तो एक 4 कार्बन कंपाउंड होगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन छूटना नहीं है तुम्हारा, अगर कभी आता है तो। अब टाइप्स ऑफ साइकिल, तो तुम्हें पता है C3 साइकिल यहाँ पे होती है, खाली C3 साइकिल होगी, यहाँ पे C4 साइकिल का कोई भी नाम और निशान यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे C3 साइकिल भी चलती है, C4 साइकिल भी चलती है, और क्रेन्स एनाटॉमी जो है बेटा देखने को मिलती है। जहाँ पे तुम्हारे बंडल शीट सेल्स भी होंगे, तुम्हारा मीजोफिल सेल्स भी यहाँ पे काम करेंगे। आई थिंक पेन इस पे काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये मैंने अपना बनाया था। तो यहाँ पे बंडल शीट सेल भी काम करती हैं और मेसोफिल सेल्स भी यहाँ पे काम करती हैं। अगर मैं केम प्लांट्स की बात करती हूँ तो तुम्हारे दिन के टाइम पे, क्योंकि दिन के टाइम पे क्या होता है, CO2 यहाँ पे बनता है, CO2 का फिक्सेशन होता है, इसलिए यहाँ पे C3 साइकिल दिन में हो जाती है। और रात में क्या होता है, तुम्हारा केम प्लांट की जगह C4 साइकिल चलता है, क्योंकि जो पेप एंजाइम होता है वहाँ पे वो काम करेगा एंड इट विल कन्वर्ट देम इनटू द मेलिट, और ये जो मेलिट होगा बेटा वो कन्वर्ट हो जाता है, मेलिट जो होता है तुम्हारे वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाता है। तो ये C3 जो होती है ड्यूरिंग डे चलती है, और नाइट में तुम्हारा क्या चलेगा, C4 साइकिल का वहाँ पे चलता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन अगर पूछी जाती है तो ना। फोटो रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे तो फोटो रेस्पिरेशन ऑब्वियसली प्रेजेंट नहीं होगा, सॉरी प्रेजेंट होगा, आई एम सो सॉरी, प्रेजेंट होगा, क्योंकि हम बात करें C3 साइकिल की तो रुबिस्को एंजाइम जहाँ आएगी, देखो जहाँ पे भी रुबिस्को एंजाइम आएगी वहाँ पे C3 साइकिल के साथ साथ C2 साइकिल का चलना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब इम्पोर्टेंट मतलब चीजें वहाँ पे हो सकता है कि रिवर्स हो जाए, मतलब अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और O2 भी तुम्हारा ठीक ठाक होता है एनवायरमेंट में, इस कंडीशन में जो रुबिस्को एंजाइम है बेटा, उसके जो ऑक्सीजनेज वाली एक्टिविटी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। अगर वो एक्टिवेट हो जाएगी तो तुम्हारा कभी भी C3 साइकिल यहाँ पे अगर नहीं होगा, फिर C2 साइकिल होगा, जो तुम्हारा फोटो रेस्पिरेशन जिसे बोला जाता है, फोटो रेस्पिरेशन जिसे बोला जाता है। तो इसीलिए ये याद रखना है रुबिस्को वाला पार्ट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। तो यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन तो प्रेजेंट होता है, लेकिन C4 जो साइकिल होता है बेटा एक ऐसा साइकिल है जिसका कंपनसेशन पॉइंट बहुत कम होता है, जीरो के बराबर होता है। CO2 कंपनसेशन पॉइंट अगर याद रहेगा तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फोटो रेस्पिरेशन में कंडीशन जो होता है उसमें CO2 की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो जाती है, O2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, जो C3 प्लांट होती है उनकी एफिशिएंसी इतनी हाई नहीं होती है कि उस पर्टिकुलर CO2 को यूज करके वो C3 साइकिल चला दें, वो सिर्फ O2 पे कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं और तुम्हारा वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन जो है देखने को मिलता है। लेकिन जब हम C4 प्लांट्स की बात करते हैं वो इतने ज्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं, जब फोटो रेस्पिरेशन की बात आती है कि वो अगर थोड़ा सा भी O2 वहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन CO2 अगर थोड़ा सा भी कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तब भी उसे यूज कर लेंगे, वो तब भी उसको फिक्स कर लेंगे, इतनी ज्यादा एफिशिएंटली ये काम करते हैं। तो यहाँ पे कभी भी फोटो रेस्पिरेशन जो होगा देखने को नहीं मिलेगा। तो एक अडेप्टेशन है C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन के लिए कि वहाँ पे अगर CO2 बहुत कम अमाउंट में होगा तब भी क्या होगा, वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, वहाँ पे नॉर्मली C4 साइकिल का ही वहाँ पे अकरेंस देखने को मिलेगा। तो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है।
अब फोटो रेस्पिरेशन जो होगा प्रेजेंट ड्यूरिंग द डे, ऑब्वियसली अगर स्टेम प्लांट में C3 साइकिल जो है तुम्हारे दिन में हो रही है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है। मतलब अगर तुम CO2 को फिक्स नहीं कर पाते हो, अगर CO2 को फिक्स नहीं कर पाते हो तो ऑब्वियसली वहां पे फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है, क्योंकि O2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, CO2 कम हो जाएगा, टेम्परेचर ऑलरेडी वहां पे ज्यादा है, तो प्रेजेंट हो सकता है ड्यूरिंग द डे, लेकिन नाइट के टाइम पे वहां पे टोटली एब्सेंट रहने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो। नाउ CO2 कंपनसेशन पॉइंट। देखो CO2 कंपनसेशन पॉइंट काफी बार क्वेश्चन में आता है। देखो CO2 कंपनसेशन पॉइंट का मतलब होता है कि तुम CO2 कितने पे यूज करके तुम अपने साइकिल को अकल करा सकते हो। C3 साइकिल को थोड़ा 50 ppm तक CO2 को रिक्वायरमेंट होता है, अगर वो रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो वो कंपनसेशन पॉइंट पे प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगा। तो 25 टू 100 ppm इसको चाहिए चाहिए। अगर 50 ppm से भी कम हो जाता है तब भी वो प्रॉब्लम कर देता है, फूड रेस्पिरेशन कर लेता है। फिर भी CO2 कंपनसेशन पॉइंट जो है 25 टू 100 जो है देखने को मिलता है C3 वाली साइकिल में। तो इसको काफी CO2 चाहिए चाहिए, वरना तो ये काम वहाँ पे नहीं कर पाएगा। तो अगर प्रॉपर्ली आपको काम करवाना है C3 साइकिल को, तो तुम्हें इतना ज्यादा CO2 प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। अगर नहीं प्रोवाइड करोगे तो वहाँ पे फूड रेस्पिरेशन वाला जो चीज है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जब हम C4 की बात करते हैं तो मैं बता चुकी हूँ बहुत ज्यादा एडेप्टेशन है बेटा, बहुत ज्यादा, काफी अच्छी वाली रेंज है। अगर तुम्हारा जीरो कंपनसेशन पॉइंट है तुम्हारा CO2 का, वो तब भी प्रॉपरली काम करेगा। अगर 50 है तब भी प्रॉपरली काम करेगा, अगर 100 है तब भी प्रॉपरली काम करेगा। तो एक रेंज जो है बेटा बहुत ज्यादा है C4 प्लांट की, बहुत एफिशिएंटली ये काम करते हैं। 0 से 100 ppm तक जब भी तुम्हारा CO2 का कंपनसेशन पॉइंट होगा, वो सब जगह काम कर सकते हैं। बहुत एफिशिएंसी इनके अंदर होती है जो किसी में देखने को नहीं मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेम प्लांट जो होते हैं, जब तुम्हारा जो कंपनसेशन पॉइंट है बेटा 0 से 5 ppm के बीच होता है, तब ये प्रॉपरली काम कर पाएंगे। तो ये ध्यान में रखना है। तो इतना अमाउंट ऑफ CO2 कंपनसेशन पॉइंट इनको चाहिए होता है कि इतना तो एटलीस्ट के पास में हो। तो जो कंपनसेशन पॉइंट होगा 0 to 5 ppm होगा फॉर द कैम प्लांट्स, एंड 0 to 100 होगा जो बहुत ज्यादा वेरायटी है जो कैम C4 प्लांट में देखने को मिलती है, जबकि 25 to 100 जो होगा C3 प्लांट में देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा कंपनसेशन पॉइंट जो होता है वो तुम्हारा C3 का होता है, बहुत एफिशिएंटली जो काम करता है। C4 काम करने वाला है, तो इसको ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं ना। क्लोरोप्लास्ट और डायमॉर्फिज्म। क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म जो होगा यहाँ पे टोटली एब्सेंट है, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी क्लोरोप्लास्ट का डायमॉर्फिज्म देखने को नहीं मिलता है। प्रॉपर्ली क्लोरोप्लास्ट की वहाँ पे वो होगा और वो प्रॉपर्ली यहाँ पे काम करने वाला है। जबकि C4 प्लांट में क्या होता है, तुम्हारा मेसोफिल सेल्स होगा, बंडल शीट सेल्स होगा, तो डायमॉर्फिज्म जो होगा देखने को मिलता है। कैम प्लांट्स में भी डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, लेकिन प्रॉपर क्रेंज एनाटॉमी नहीं देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, प्रॉपर क्रेंज एनाटॉमी मतलब इसमें मेसोफिल सेल्स, क्योंकि C4 साइकिल भी हो रही है, तो बंडल शीट भी चाहिए और मेसोफिल सेल्स भी चाहिए, तो यहाँ पे तुम्हारा डायमॉर्फिज्म भी देखने को मिलेगा। तो प्रेजेंट तो एब्सेंट तो प्रॉपरली यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं। काइंड ऑफ इसको थोड़ा बहुत तुम उसमें रखना है, क्योंकि मैं भी इसमें बहुत कंफ्यूज हूँ। क्योंकि अगर कैम प्लांट्स है तो क्रेंज एनाटॉमी है, ऑब्वियसली इसमें C4 प्लांट भी चल रहा है, C3 साइकिल भी चल रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिस में इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को यहाँ पे तुम इग्नोर ही करना, तुम इन दोनों का करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कभी भी कैम प्लांट को इसमें लिया नहीं जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। नाउ ऑप्टिमम टेम्परेचर की अगर मैं बात करती हूँ तो पर्टिकुलर टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, तो ये बता चुकी तुम लोगों को कि जब हम C3 प्लांट की बात करते हैं तो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, टेम्परेचर इन विच द C3 प्लांट्स कैन वर्क मोर एफिशिएंटली। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो तुम्हारा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। अगर कभी भी टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है, अगर टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है इस पर्टिकुलर कंडीशन में, फोटो रेस्पिरेशन होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो वहां पे फिर वो प्रॉपरली एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। तो अगर C3 साइकिल को तुम प्रॉपरली काम कराना चाहते हो तो तुम्हें इतना रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है रखना पड़ेगा। हालांकि अगर C3 प्लांट्स की बात करती हूँ तो 80 to 90% जो तुम्हारे आसपास जो प्लांट्स हैं वो C3 प्लांट के ही प्लांट्स हैं। लेकिन फिर भी अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा तो वहां पे ये प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है इनको रिक्वायर होता है, अगर वो नहीं मिलेगा तो ये प्रॉपरली यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। C4 प्लांट्स पे आते हैं। C4 प्लांट्स आई थिंक बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं। तो 35 टू 45 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है और तुम्हारा CO2 भी तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होता है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये काम करते हैं, बहुत एफिशिएंटली काम करेंगे। और वहाँ पे इतना ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है। अगर मैं C4 प्लांट्स की बात करती हूँ तो नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। जब हम कैम प्लांट्स पे आते हैं बेटा, कैम प्लांट्स पे अगर में आते हैं तो मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस जो होता है तुम्हारा ऑप्टिमम टेम्परेचर, क्योंकि तुम्हें पता है कैम प्लांट जो होते हैं तुम्हारे किस में आते हैं, एरिड वाले एरियाज में आते हैं।
एरिड वाले एरियाज में आते हैं, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर डेजर्ट वाली कंडीशन है, हॉट एनवायरमेंट है, तो मतलब 45 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रॉपरली वहाँ पे काम कर पाते हैं। इसीलिए इनको पूरा जो स्टोमेटा वाला जो एडेप्टेशन है वो देखना पड़ता है कि दिन में खुलेगा नहीं, रात में खुलेगा, क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर है। अगर थोड़ा सा भी दिन में खुला तो सब चीजें इनसे खो जाएंगी। तो इस चीज को बचाने के लिए ये सब चीजें यहाँ पे एडेप्टेशन जो की गई है। तो मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस जो तुम्हारा टेम्परेचर होता है वो कैम में देखने को मिलेगा, जबकि तुम्हारा इसमें इतना देखने को मिलता है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करेंगे फिर हम प्रीवियस ईयर वाले। तो अगर सीटी सीफो प्लांट्स की बात करते हैं तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो होगा आरयूबीपी होगा अंदर सीसी प्लांट, पेप होगा तुम्हारे सीफो प्लांट में, और तुम्हारे कैम में जो होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट 2 का, दोनों को तीनों मतलब इन दोनों में सेम होने वाला है। मेन एंजाइम जो होती है यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम काम करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब सीटी साइकिल की बात करते हैं C4 में जो हम काम करती है पेपकेज एंजाइम काम करती है, विच वी कॉल्ड फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो काम करेगी, इसको पेप को बोल दो या फिर पेपकेज बोल दो। फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट होता है तुम्हारा पीजी होता है, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड होता है, इसलिए सीसी साइकिल बोला जाता है। जबकि यहाँ पे ऑक्सिलो एसीटेट होता है या फिर मैलिक एसिड होता है, जो तुम्हारे 4 कार्बन से यहाँ पे मिलके बना होता है। कैम प्लांट्स में भी सेम होगा, इसको भी याद में रखना है। टाइप्स ऑफ साइकिल की बात करते हैं, यहाँ पे सीधी साइकिल होती है, यहाँ पे C3+C4 होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है दिन में तो तुम्हारा C3 चलेगा और रात में तुम्हारा क्या चलेगा, C4 यहाँ पे चलेगा। फोटो रेस्पिरेशन जो इसमें प्रेजेंट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें टोटली एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होगा ड्यूरिंग द डे, क्योंकि सीधी साइकिल जो है बेटा दिन में चल रही है, और रात के टाइम पे वो टोटली एब्सेंट होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं चल रही है। C2 कंपनसेशन पॉइंट की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट रिक्वायर होता है CO2 का, 25 to 100 ppm चाहिए। इसको 0 to 100 काफी अच्छी रेंज है इसकी, 0 to 5 ppm अगर मैं बात करती हूँ कैम्प्लांट्स की। क्लोरोप्लास्ट और डायमोफिज्म की अगर बात करती हूँ तो यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात की जाती है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जबकि इसमें 35 to 45 होता है। वैसे मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस क्या होता है तुम्हारा टेम्परेचर जो है देखने को मिलता है। तो इसको याद में रखना है अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो। चलो, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारे पास 30 सेकेंड्स में ट्राई करो, फिर मैं समझाती हूँ इस क्वेश्चन को। चलो। और ऐसे क्वेश्चन हमें याद रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं कभी भी तुमसे पूछे जाते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया है, एक दिन में क्लास लूंगी इस चीज पे। टेम्परेट फॉरेस्ट हो चुका है तुम्हारा, ये क्या होते हैं, आर्कटिक टुंड्रा क्या होता है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। फिर मैं क्लास लूंगी इस चीज पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि आई थिंक बच्चों को पता ही नहीं होता है कि है क्या। क्वेश्चन देने के फिर भी आंसर करने की कोशिश करो, क्योंकि थोड़ा बहुत कोशिश करोगी ना तब चीजें वहां पे समझ में आएंगी। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोस्ट लाइकली टू यूज अ कैम फोटोसिंथेसिस, कौन सा यूज कर सकता है कैम फोटोसिंथेसिस को। अब प्लांट लिविंग इन द टेम्परेट फॉरेस्ट नहीं बेटा, याद में रखना है जो तुम्हारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो रहते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो रहते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं तुम्हारे कैंप प्लांट्स को यूज करने के लिए, क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर होता है बेटा काफी हाई होता है। टेम्परेचर हाई है और तुम्हारा जो 0 to 5 ppm जो CO2 कॉन्सेंट्रेशन है वो देखने को मिलती है। तो एक ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन जो है इतनी देखने को मिलती है। तो अगर कभी क्वेश्चन में आता है तो आंसर जो होगा बी विल बी राइट वन। अ प्लांट लिविंग इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होगा तुम्हारा आंसर यहाँ पे होने वाला है। इस चीज को याद में रखना है, क्योंकि ये तुम्हारे पास और कोई तरीका नहीं है इस चीज को याद करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं समझाऊंगी तो डोंट वरी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करो करना, फिर मैं समझाऊंगी इसको। अब दो टर्म्स होते हैं, एक फैकल्टेटिव होता है, ऑब्लिगेटिव होता है। आई थिंक दोनों पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटा। फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जो एक पर्टिकुलर ए वाली कंडीशन में सरवाइव कर रही थी, ठीक है, ए वाली कंडीशन में सरवाइव करी थी, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि ए वाली कंडीशन उसको नहीं मिले। अगर नहीं मिले तो वो नॉर्मली अडेप्टेशन करके या फिर एडजस्ट करके वो बी वाली कंडीशन में सरवाइव कर जाएगी। तो मतलब जिसमें एडजस्टमेंट करने की थोड़ी पावर होती है उसको हम फैकल्टेटिव बोला जाता है। एक होता है ऑब्लिगेट।
ऑब्लिगेट जो होता है एक ऐसी कंडीशन जो ए पर्टिकुलर कंडीशन में रहता है। अगर तुम उसको बी वाली कंडीशन में डालोगे तो वो सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा, उसको ए वाली कंडीशन ही चाहिए। जैसे कुछ छोटे जो बच्चे होते हैं, कभी-कभी तुमने देखा होगा, उनको ज़िद होती है कि मुझे ना आज यही खाना है वरना मैं कुछ और नहीं खाऊँगा। तो जब तक उनको वो चीज़ नहीं मिल जाती है तब तक वो कुछ भी नहीं खाते हैं और वो अपनी ज़िद पे पूरा अड़े रहते हैं। तो उनको ऑब्लिगेट बोला जाएगा। फैकल्टेटिव कौन-सा बोला जाएगा? कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नॉर्मली उसको बोला कि नहीं-नहीं मुझे पिज़्ज़ा खाना है वरना मैं कुछ खाना नहीं खाऊँगा। लेकिन उसकी मम्मा ने क्या करा, सैंडविच बना के दे दिया। अब उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, पिज़्ज़ा नहीं आया तो सैंडविच तो खा लो। तो ये वाली जो कंडीशन होती है बेटा फैकल्टेटिव होती है, जहाँ पे तुम उस पर्टिकुलर चीज़ में एडजस्ट करना सीख जाते हो। या फिर चेंज करोगे तो प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा नहीं आएगी। व्हाट इज़ फैकल्टेटिव केम प्लांट्स? अ प्लांट व्हिच कैन ओनली यूज़, बेटा ओनली यूज़ जब होता है जब हम ऑब्लिगेट की बात करते हैं। ओनली तभी यूज़ होता है, अब कभी भी तुम्हारा फैकल्टेटिव के लिए ओनली यूज़ नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने वाले बच्चे होते हैं। अ प्लांट व्हिच कैन नॉट यूज़ द केम टू फिक्स अ कार्बन, तो कभी भी एक्सट्रीम वाला कंडीशन जो होगा फैकल्टेटिव के लिए यूज़ नहीं होगा। एक्सट्रीम वाली कंडीशन तुम्हें कभी भी फैकल्टेटिव के लिए यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि वो एडजस्ट कर सकते हैं, तो तुम फैकल्टेटिव वाली कंडीशन को कभी भी तुम एक्सट्रीम पे नहीं ले सकते हो। अ प्लांट व्हिच कैन यूज़ केम व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरत होगी तो वो केम को कर लेंगे, बट व्हेन कैन आल्सो यूज़ अदर मेथड टू फिक्स द कार्बन। तो ये जो होता है फैकल्टेटिव होता है कि अगर वो केम को यूज़ कर सकते हैं तो वो केम प्लांट्स को यूज़ कर लेंगे, मतलब उस तरीके को यूज़ कर लेंगे। अगर नहीं हुआ को किसी और मेथड से तुम्हारा कार्बन का फिक्सेशन कर लेंगे। मतलब वो उनके पास ये चीज़ है कि हाँ, मेरे को अगर ये वाली कंडीशन नहीं मिलेगी तो मैं इस वाली कंडीशन में भी एडजस्ट कर सकता हूँ। मेरे पास ये पावर है कि मैं चीज़ों में स्विच कर सकता हूँ। तो जब ये चीज़ आती है तो ये फैकल्टेटिव बोला जाता है, तो आंसर जो होगा सी विल बी योर राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इसके लिए 30 सेकेंड्स है, ट्राई करो फिर मैं समझाऊंगी। चलो इसके लिए तुम्हारी 40 सेकेंड्स है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम लोग को थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें। देखो, following are the some statements regarding the effect of the CO2 concentration on the photosynthesis on the plant। तो मैं बोला गया है CO2 concentration कैसे अफेक्ट कर सकती है फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट। विद एलिवेटेड CO2 लेवल, अगर CO2 की लेवल बहुत एलिवेट हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, the C3 plants are much more responsive than the C4 plant under well watered condition। एक बात बता मुझे एक बात बता मुझे, मैं तुम्हें बताया था कि जो C3 प्लांट्स होते हैं, सॉरी नॉर्मली C3 प्लांट जो होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि C3 प्लांट जो होते हैं 80 to 90% तुम्हारे यहाँ पे प्रेजेंट है। 80 to 90% प्रेजेंट है। तो मतलब अगर तुम्हारी प्रॉपर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन है, या फिर CO2 कॉन्सेंट्रेशन अगर अच्छी खासी है, तो वहाँ पे C3 प्लांट को कोई भी दुख नहीं होता है होने में। तो ये बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं अगर तुम्हारा CO2 की कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर्ली है, टेम्परेचर प्रॉपर्ली ठीक है। अगर ये चीज गड़बड़ हो जाती है, अगर CO2 तुम्हारा कम हो जाता है, तुम्हारा टेम्परेचर भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इस कंडीशन में जो C4 साइकिल होती है बेटा बहुत एफिशिएंटली काम करती है। लेकिन अगर मैं नॉर्मली बात करूंगी, अगर CO2 का लेवल बहुत बढ़ जाएगा तो C3 साइकिल को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि रूबिस्को जो एंजाइम होती है, देखो, जो रूबिस्को एंजाइम जो होती है वो प्रॉपर्ली वहाँ पे काम करेगी। रूबिस्को एंजाइम प्रॉपर्ली वहाँ पे काम करेगी क्योंकि वहाँ पे उसको CO2 मिल रहा है। अगर CO2 मिल रहा है तो वो C3 साइकिल को ही अकर करवाएगी, वो C4 या फिर C2 साइकिल पे नहीं जाएगी। सॉरी, C4 नहीं, C2 साइकिल पे नहीं जाएगी। तो जहाँ पे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, वहाँ पे रूबिस्को बहुत एफिशिएंटली काम करती है, और C3 साइकिल तभी तो 80 to 90% प्लांट में देखने को मिलती है। तो मच मोर रिस्पॉन्सिव देन द C4 प्लांट, अगर प्रॉपर कंडीशन अगर है, प्रॉपर तुम्हें कोई भी दुख नहीं है लाइफ में, प्रॉपर CO2 आ रहा है, वेल वाटर्ड कंडीशन है, टेम्परेचर ठीक ठाक है, तो उस कंडीशन में जो तुम्हारा C3 साइकिल होता है ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। In the C3 plant, increasing intracellular CO2 partial pressure can stimulate the photosynthesis only over a narrow range। अभी मैंने बताया तुम लोगों को कि अगर C3 प्लांट में अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा अच्छा होता है, काफी इंक्रीज होने लग जाता है, तो वो जो फोटोसिंथेसिस को जो स्टिमुलेट करेगी बेटा बहुत वाइड रेंज तक करेगी, नैरो रेंज तक नहीं करेगी, वाइड रेंज तक करेगी। तो इस चीज को याद में रखना है, कभी भी इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, अगर तुम कभी भी C3 प्लांट को नॉर्मल कंडीशन प्रोवाइड करोगे, प्रॉपर CO2 प्रोवाइड कर दोगे, प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड कर दोगे, अगर
कुछ भी इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। रूबिस्को एंजाइम बहुत एफिशिएंटली काम करती है, सीक्री साइकिल बहुत अच्छे से चलती है, तभी 80 टू 90% टाइम्स ये देखी जाती है। C4 साइकिल के लिए प्रॉपर एडेप्टेशन है, एक टेम्परेचर अगर हाई हो जाता है, CO2 कंपोजिशन पॉइंट हो जाता है, उसी पर्टिकुलर कंडीशन में काम करेगी। तो ओवर अ वाइड रेंज काम करती है, कभी भी नैरो रेंज पे काम नहीं करेगी, तो मतलब ये वाला गलत हो जाएगा यहाँ से। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ वरना फिर से यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाओ तुम लोग। ठीक है, तो पूरा वाइड रेंज पे काम करती हैं। इन द C4 प्लांट्स द CO2 कंपनसेशन पॉइंट इज नियरली जीरो। तो ये तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, 0 to 100 ppm जो होता है, ये तुम्हारा C4 का जो प्लांट्स है उनका CO2 कंपनसेशन पॉइंट होता है, तो नियरली जीरो होता है। तो ये भी तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now, which one of the following combinations of the above statement are the correct one? तो क्यों तो बिल्कुल गलत है, तो क्यों यहाँ से गया, क्यों यहाँ से गया। आर ओनली भी ठीक नहीं हो सकता था, तो आंसर जो हो जाएगा सी विल बी राइट वन, क्योंकि दोनों के दोनों तुम्हारे यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो फिर मैं समझाऊंगी इस क्वेश्चन को। तुम्हारे पास 40 सेकेंड है। देखो चलो, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द C3 C4 एंड कैमरा, जो मैंने समझाया था वही से वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। द रेशियो ऑफ द वाटर लॉस टू द CO2 अपटेक, मतलब पानी का लॉस हो रहा है और CO2 का अपटेक हो रहा है, इज हायर इन द कैम प्लांट देन इट इज आइदर इन द C3 एंड C4 प्लांट। बेटा मैं क्या बता चुकी हूँ तुमको, ये चीज बता चुकी हूँ कि जब भी हम C3 और C4 प्लांट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर प्रॉपर वेल वाटर्ड कंडीशन है, तुम्हारा CO2 बिल्कुल ठीक ठाक है, तो यहाँ पे C3 और C4 भी हो सकता है। लेकिन कैम प्लांट्स तो इसी चीज के लिए बनाए गए थे बेटा, कैम प्लांट्स का तो मतलब ही यही था। कैम प्लांट्स क्या करते हैं, कैम प्लांट का नॉर्मली क्या है, वाटर के लॉस को ही तो एफिशिएंटली उसको कम करना है, और तुम्हारे CO2 को कैरिंग अपटेक को बहुत इंक्रीज करना है, यही तो इनका काम था। हायर इन द कैंपला देन इट। तो लेकिन अगर तुम्हारा कभी भी क्वेश्चन में ये आता है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ द वाटर लॉस टू CO2 अपटेक इज हायर इन द कैंपलास देन इट इज ईदर इन द C3 एंड C4। तो ये तो मैंने माना कि चलो कैंपलास में ये चीज होती है और C3 के कंपैरिजन में होती है, लेकिन जो C4 प्लांट्स होते हैं बेटा, वो भी तो यही काम कर रहे हैं, प्रॉपर्ली ये अडेप्टेशन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा C4 प्लांट भी उससे कम हो जाएगा। तुमने अभी देखा कंपनसेशन जो पॉइंट है बेटा, 0 to 100 ppm जो है तुम्हारा किसका है, C4 प्लांट्स का है, और कैम प्लांट्स का 0 to 5 ppm है। तो तो मेनली जो काम कर रहा है वो C4 भी उतना उसके ज्यादा ही काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि रेशियो जो होगा हायर होगा कैम प्लांट्स का C4 प्लांट से। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत ये वाला चीज गलत हो जाएगा। ठीक है, तो C4 थोड़ा एफिशिएंटली यहाँ पे काम करता है कैम प्लांट्स की तरह। अलग अलग कंडीशन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वाटर लॉस टू CO2 अपटेक हायर होगा कैम प्लांट्स में, तो ये गलत हो जाएगा। Now, rate of photosynthesis attain a maximum rate at a lower intracellular CO2 partial pressure in the C4 plant than the C3 plant. तो अगर तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है, इंट्रासेलुलर CO2 पार्शियल प्रेशर अगर कम हो जाता है, तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है बेटा, वो कहाँ पे अच्छा होगा, वो तुम्हारा अच्छा होगा जब हम C4 प्लांट्स की बात करेंगे। C3 प्लांट में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे फोटो रेस्पिरेशन होने जाएगा, C2 साइकिल वहां पे अकर होने लग जाती है। तो इसीलिए ये वाला जो का बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अटेन मैक्सिमम रेट एट लोअर CO2, क्योंकि उसका कंपनसेशन पॉइंट कितना है C4 का, वो है 0 to 100 ppm, जबकि इसका कितना है 25 to 100 ppm है। तो ये वाला इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, मतलब ये वाला बिल्कुल सही होगा, गलत इन द सेंस अगर ये वाली कंडीशन उल्टी होती तो। कंपनसेशन पॉइंट इन C3 प्लांट आर ऑलवेज लोअर देन एंड बेटा, अभी हमने देखा कंपनसेशन पॉइंट जो होता है बिल्कुल लोअर नहीं होता, ऑलवेज तो वैसे भी गलत हो गया, ऑलवेज वाली कंडीशन तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगी इसमें, तो ये वाला इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, प्रॉपर्ली गलत हो जाएगा। प्लांट विद द C4 मेटाबॉलिज्म नीड लेस रुबिस्को। तो अगर कभी भी C4 प्लांट को अगर रुबिस्को की रिक्वायरमेंट, क्योंकि उसको C3 को फिक्स करना होता है, क्योंकि C4 जो प्लांट की बात करते हैं, तो वहाँ पे C2 भी C3 भी चल रहा होता है, C4 भी चल रहा होता है, तो जो CO2 वहाँ पे बनता है उसको बहुत कम रुबिस्को की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि पेप जो होता है वो फिक्सेशन ऑलरेडी करके देता है, जबकि C3 प्लांट में तो वही रोल होता है उसका। तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो आंसर होगा डी विल बी राइट वन। तो अगर कैसे क्वेश्चन में आता है तो ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को। तो मैं अब एक बार मैं अपना क्लासेस का बता देती हूँ, पहले पेन चेंज कर लेती हूँ, एक सेकेंड।
जो सुबह 10 बजे क्लास होती है तुम्हारी, उसमें मैं आपको गेट के क्वेश्चंस कराती हूँ, कुछ प्रीवियस से क्वेश्चंस कराती हूँ और एक टॉपिक कराती हूँ। तो जिन बच्चों ने भी अगर वो लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं करी हैं, आप ये लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ये मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होती है। शाम को एक 4 बजे क्लास होती है जो यूट्यूब पे होती है, जहाँ पे मैं आपको एक रेगुलर टॉपिक बेटा कंप्लीट कराती हूँ जो भी CSIR और गेट के लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो यहाँ पे कंप्लीट कराया जाता है। तो जिन बच्चों ने ये क्लासेस ज्वाइन नहीं करी है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी बच्चे ने अभी तक अनअकैडमी पे मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी के पास अनअकैडमी ऐप है ही नहीं, तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है और तुम्हें जाने के बाद अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद में आपको कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो कर लेना है। और आपको किसी भी टीचर की वीडियोस देखनी है या फिर मेरी वीडियोस देखनी है, तो जो फ्री वाली वीडियोस होती है बेटा उनको स्पेशल क्लास बोला जाता है। तो लिखा होगा सामने स्पेशल क्लास, तो आपको वॉच वीडियो करना है। आप जैसे वॉच वीडियो करेंगे आपसे एक कोड पूछा जाएगा, तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं, KUM 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस जो है स्पेशल क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। अगर किसी बच्चे को प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लस पे ज्वाइन करना चाहते हो बेटा, जो CASIR UGC नेट तो जून 2021 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप एक सब्सक्रिप्शन के अंडर चाहे तो आप 24 मंथ्स वाला लेते हैं या फिर आप 12 मंथ्स वाला लेते हैं, आपको सिंपली कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, KUM 10 अप्लाई करना है। और कुमकुम 10 अप्लाई करते ही आपको सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस मिल जाएंगी, क्विजेस आपको मिल जाती हैं, सारे के सारे मॉक टेस्ट आपके मिल जाते हैं, आपको सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। मैं जो कराने वाली हूँ जनवरी मंथ में, आपको सेकंड यूनिट कराने वाली हूँ। तो जिन बच्चों ने भी ये सेकंड यूनिट करनी है आप वो कर सकते हैं, आपको सारे बैचेस भी यहाँ पे मिल जाते हैं। ये आपको बैच एक रिलीज हो चुका है फ्रॉम द 8th ऑफ जनवरी, जहाँ पे आपको ज्योति मैम पढ़ाने वाली है, आरती मैम और खुशबू मैम। तो जिन बच्चों ने भी अगर ये बैच को ज्वाइन करना है, सारे कोर्सेज को ज्वाइन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं, KUM 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपको बिल्कुल 10% का ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मेरी क्लासेस के साथ साथ जितने भी एजुकेटर्स के यहाँ पे बैचेस आ रहे हैं, कोर्सेज आ रहे हैं, सब आपको मिल जाएंगे। आपको बेनिफिट्स क्या होंगे कि आपको मल्टीपल कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं ना सिंगल सब्सक्रिप्शन। आपको डाउट सेशन कराए जाते हैं, हर थर्ड क्लास के बाद में एक डाउट सेशन होगा, तो अगर आपको कोई भी इशू होता है तो वहां से सॉल्व कर दिया जाता है। नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दी जाते हैं, टीचर स्टूडेंट के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है देखने को मिलता है। आपको प्रीवियस से क्वेश्चंस कराए जाते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाते हैं, आपको क्विज कराए जाते हैं, होमवर्क क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपको सिंपली कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% का ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको करना कैसे है, आपको CSI UGC नेट यहाँ पे सर्च करना है, क्रैक CSI UGC नेट, आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको चूज करना होता है कि 6 मंथ्स का लेना है, 12 मंथ्स का लेना है, 24 मंथ्स का लेना है। तो जो भी बच्चे आगे वाले CSI के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो 12 या 24 मंथ्स वाला ले सकते हैं। अभी 11,550 आपको पे करना होगा, लेकिन एक रेफरल कोड के बाद में आप कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हैं, KUM 10, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाता है। अबाउट 11,550 आपको पे करना था, 10% ऑफ के बाद में 10,395 आपको पे करना होता है, तो आप इतना पे कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा कुमकुम 10 अप्लाई करते ही। देन आपको पेमेंट करना होता है, पेमेंट आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, EMI हो गया, UPI हो गया, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। तो आप जैसे चाहे वैसे पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑप्शन है, कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। आपको सिर्फ ये जो होता है बेटा इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है, आपको EMI के थ्रू पे करना होगा। तो अबाउट 10,395 को पे करना था, आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, तो 866 रुपीज पर मंथ ऐसे कुछ आपको पड़ जाता है यहाँ पे। अनअकैडमी पे अगर बिल्कुल फ्री क्लासेस लेनी है तब भी आप कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है उसके लिए भी कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी CSI और UGC नेट के एजुकेटर्स हैं, आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर कोई बच्चा यूट्यूब पे नया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।